আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। क्लाइमेट प्रोटेक्शन पर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच आम सहमति की कमी से यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्क्लेव पर सवाल उठाया जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज इस मामले में भुगतान से हिचक रहे हैं। भारत सहित डेवलपिंग कंट्रीज स्वाभाविक रूप से इससे निराश है। क्या अजरबैजान बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है? ये सवाल अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में घूम रहा है। 11 नवंबर को शुरू हुआ ये सम्मेलन शुक्रवार 22 नवंबर को समाप्त होना था, लेकिन सम्मेलन में कोई सहमति और असहमति नहीं बन पाने के कारण इसे शनिवार तक बढ़ा दिया गया था। उस स्थिति में भी विकासशील देशों को लगता है कि कोई खास लाभ की उम्मीद नहीं है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर वैश्विक समझौते के प्रस्ताव को लेकर मतभेद और असंतोष सामने आया। नए प्रस्ताव में प्रस्तावित विकल्प किसी को रास नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर सहमति बनाना है कि अमीर और विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को कितना भुगतान करने पर सहमत होंगे। इससे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से उबरने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयास जारी रखने में मदद मिलेगी। लेकिन बाकू में 10 दिनों से इस समझौते की गति बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सौदे का अंतिम मसौदा उम्मीद से देर में आया। दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनसुलझे छोड़ दिया गया। विशेष रूप से धन उपलब्ध कराने वाले विकसित देश इस बात पर आम सहमति नहीं बना सके कि सालाना कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका भुगतान कौन करेगा, कितना धन दिया जाएगा, आदि आदि। भारत सहित विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग पर बातचीत शुरू कर दी है। दया, दक्षिणा, ऋण अथवा दान नहीं, वैश्विक ऐतिहासिक प्रदूषण दायित्व इसे ध्यान में रखते हुआ विकसित देशों से खतरनाक भविष्य का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया मदद की गुहार लगा रही है। जवाब में क्या मिला? वर्तमान दस्तावेज असंतुलित, अव्यवहारिक और अस्वीकार्य रहा। यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त दानदाताओं में से एक वोबके होएक्स्ट्रा ने टिप्पणी की। इससे पहले अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रति वर्ष $1 ट्रिलियन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सम्मेलन की विफलता समस्या का समाधान नहीं हो सकती। इस बीच COP29 के अध्यक्ष के एक बयान ने मसौदे के पक्ष में स्थिति को रेखांकित भी किया। बयान में कहा गया है कि मसौदा प्रस्ताव को संशोधित और पुनः प्रकाशित किया जाएगा, इसे और संक्षिप्त किया जाएगा और सर्वसम्मति बनाने के लिए विशिष्ट संख्याएं वहां रखी जाएंगी। स्वाभाविक रूप से विकासशील देशों को इस क्षेत्र में जलवायु संरक्षण में विशेष लाभ की उम्मीद अभी तक नहीं है। इधर पर्यावरणविद ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने और जलवायु की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ के अलावा भुगतान करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। इस बीच उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के प्रमुख पत्रकार डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य बाकू में विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के बाद राज्य वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक तरफ आम आदमी कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से तो दूसरी तरफ बेईमान व्यापारियों के धोखे से परेशान है। खाद्य विभाग ने बेईमान व्यापारियों पर नियंत्रण पाने के लिए जिलाधारी समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। इस मामले में खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को जिले के जिलाधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि पश्चिम जिले के बाद यह कार्यक्रम अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। দেখেছেন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি করার চেষ্টা করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ের আগরতলা আসামের মধ্যে রাস্তার মধ্যে যদি কোথাও ডিরেলমেন্ট হয় বা কোথাও রাস্তায় যদি কোনো পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, তবে আগরতলা এবং সারা রাজ্যের মধ্যে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় সেখানে একটা দ্রব্য বৃদ্ধি ঘটে।
দামে। তো সেটাকে যাতে না ঘটে তার জন্যে প্রশাসন এবং इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से जीतने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपने राजनीतिक कैरियर के पहले चुनाव में जीत दर्ज कर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस संसद में भी मजबूत होंगी। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख वोटों से आगे चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत सिर्फ और कुछ समय की ही बात है। प्रियंका गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में पहली बार किसी चुनाव में हिस्सा लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी सालों तक बिना सुर्खियों में आए भाई राहुल गांधी के समर्थन में संघर्ष करती रही हैं। अब 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी पहली बार संसद जाएंगी। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव जीतकर अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखी है। हालांकि वे अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। इस बार 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने अपनी सीट के तौर पर रायबरेली को चुना और बहन प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने की सलाह दी। 1984 में प्रियंका गांधी 12 साल की थी जब उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। 7 साल बाद प्रियंका गांधी केवल 19 वर्ष की थी जब उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय भी तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का अगला नेता माना था, लेकिन राजनीति में शामिल होने के बजाय प्रियंका गांधी ने बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर और मनोविज्ञान में अपनी डिग्री पूरी की। प्रियंका गांधी 25 साल की उम्र में रॉबर्ट वाड्रा के साथ अपने रिश्ते को लेकर पहली बार सुर्खियों में सामने आई। सोनिया गांधी ने 1990 के दशक के अंत में कांग्रेस और राजनीति में प्रवेश किया। बचपन से ही प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा से समानता पर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने ध्यान दिलाया था। बड़े होने पर प्रियंका गांधी ने अपनी मां और भाई के साथ पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने भी आम लोगों के साथ उनके जुड़ाव और उनके राजनीतिक कौशल की सराहना की है। प्रियंका गांधी ने 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में चुनाव प्रचार करके सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 2004 में रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही थी। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वायनाड उपचुनाव का नतीजा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सांसद के रूप में प्रियंका गांधी की जीत भारतीय संसद में एक और आयाम लाएगी। राहुल गांधी फिलहाल लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद है। उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी अब सांसद होंगी। इस बार संसद सत्र में इंदिरा के बेटे राजीव के बाद गांधी परिवार के उत्तराधिकारी तीनों गांधी एक साथ दिखेंगे। देश की संसदीय राजनीति में ये एक दुर्लभ घटना होगी। हालांकि गांधी परिवार के एक अन्य सदस्य इंदिरा के दूसरे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका और वरुण गांधी सांसद बने थे। उस स्थिति में 2 गांधी संसद में प्रवेश कर गए। यह गांधी की तीसरी संसदीय यात्रा होगी। प्रियंका गांधी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस के राजनीतिक प्रचारकों में से एक रही हैं। कांग्रेस समर्थकों ने बार बार उनसे पार्टी का नेतृत्व करने की मांग करी है। गांधी परिवार इस पर सहमत नहीं था। प्रियंका गांधी हमेशा भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही। इस संबंध में प्रियंका गांधी ने सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से भी गुरेज नहीं किया। इस बार वे सांसद बने और प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला किया। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि संगठनात्मक स्तर पर अपने लंबे अनुभव के साथ प्रियंका गांधी संसद में सीधे किस तरह की भूमिका निभाएंगी। इस बात को लेकर भी अटकलें तेज है कि क्या प्रियंका गांधी खुद को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारिणी के तौर पर स्थापित कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। धार्मिक आयोजनों के चलते प्रदेश में शनिवार और रविवार को स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने धार्मिक आयोजनों के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए शनिवार और रविवार को राज्य में विशेष यात्री ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यह फैसला किया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्राधिकरण ने शनिवार और रविवार यानी 23 और 24 नवंबर को अगरतला धर्मनगर अगरतला और अगरतला शाबरूम अगरतला के बीच रोजाना 2 जोड़ी यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्राधिकरण ने प्रतिदिन 1 जोड़ी और 2 दिनों में 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने धार्मिक आयोजनों के अवसर पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक प्रत्येक डेमो ट्रेन में कुल 10 कोच होंगे। पहली विशेष यात्री ट्रेन अगरतला से धर्मनगर के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन 23 और 24 नवंबर को सुबह 5 बजे अगरतला से रवाना होगी और 8:50 बजे धर्मनगर पहुंचेगी। वापसी यात्रा के दौरान ट्रेन रात 10:30 बजे धर्मनगर से रवाना होगी और दोपहर 2:50 को अगरतला पहुंचेगी। वहीं दूसरी ट्रेन अगरतला से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और शाम 4:50 बजे शाबरूम पहुंचेगी। वापसी यात्रा पर ट्रेन शाबरूम से शाम 5:20 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 7:45 बजे अगरतला पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में सभी स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि इन 2 दिनों के लिए निर्धारित बाकी यात्री ट्रेन भी सामान्य रूप से चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सर्किट हाउस से सटे TFDPC मीटिंग हॉल में शनिवार को एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रियांग जनजातियों की मदर टंग कोब्रू को सरकारी मान्यता देने और होजागिरी दिवस को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने की मांग की गई। रियांग जनजाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों और कलाकारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। रियांग समुदाय राज्य के 19 जनजाति समुदाय में जनसंख्या के हिसाब से 2nd पोजीशन पे आती है। रियांग समुदाय उचोई, त्रिपुरी, नोआतिया और कोब्रू भाषाएं बोलती है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मराठा राजनीति में बीजेपी के बड़े उद्देश्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के मुकाबले बीजेपी 288 सीट में से 125 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 6 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी। 48 सीटों वाली महाराष्ट्र लोकसभा में विपक्षी महागठबंधन ने 31 सीटें जीती। सत्तारूढ़ खेमे ने केवल 17 सीटें ही जीती थी। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल उलट है। चुनाव नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी सभी उम्मीदों को पार करते हुए महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ लौट रही है। धराशायी हुई है विरोधी शिविर। ताजा जानकारी के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में बीजेपी 125 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। शिवसेना के शिंदे शिविर 56 सीटों और एनसीपी के अजित शिविर 37 सीटों पर आगे हैं। कुल मिलाकर महायुति 220 से ज्यादा सीटों पर आगे हैं। उधर कांग्रेस गठबंधन किसी तरह 50 के पार पहुंच गया। किसी बड़ी घटना को छोड़कर इस नतीजे में नाटकीय बदलाव की संभावना ही नहीं है।
अति आत्मसंतुष्ट विपक्षी खेमे ने ये मान लिया था कि लोकसभा नतीजे अपने आप दोहराने जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी पवार जमीनी स्तर पर ध्यान दिए बिना ही अपने अपने समस्याओं में व्यस्त रहे थे। इसके अलावा लोकसभा में दलित मराठा समीकरण भी काम नहीं आया। नतीजों से साफ है कि ग्राउंड फ्लोर पर महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ काम कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की विरासत अब किसी ठाकरे के हाथ में नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि मराठा राजनीति में बालासाहेब के राजनीतिक उत्तराधिकारी अब एकनाथ शिंदे हैं। जिस बालासाहेब ने शिवसेना को जन्म दिया, उनके उत्तराधिकारी पुत्र उद्धव ये चुनाव हार गए हैं। शिंदे ने पहले ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद, अविभाजित शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष और यहां तक कि बालासाहेब द्वारा स्थापित पार्टी का नाम भी छीन लिया था। लेकिन इस बार उन्होंने उद्धव से उनके दिवंगत पिता का वफादार मराठी वोट बैंक तक छीन लिया है। महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा चुनाव 2019 में शिवसेना भाजपा ने मिलकर लड़ा था। चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। उद्धव ने भाजपा छोड़ शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और शुरुआत में एनसीपी विधायक और शरद के भतीजे अजीत पवार के समर्थन से भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह सरकार सिर्फ 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकी। इसके बाद उद्धव शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिंदे को शहरी विकास एवं कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी। 2022 के मध्य तक शिवसेना नेता शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति के बाहर लगभग अज्ञात ही थे। उस साल 20 जून को शिवसेना विधायकों के एक समूह के साथ लापता होने के बाद से वह सुर्खियों में है। पहले गुजरात, फिर असम, फिर गोवा में उन्होंने मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो उद्धव के साथ सौदेबाजी करने के लिए 3 भाजपा शासित राज्यों में असंतुष्ट विधायकों को अपने साथ लिया। एक बिंदु पर यह समझा जाता है कि शिवसेना के अधिकांश विधायक शिंदे के साथ हैं। फिर निरुपय उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। शिंदे ने 30 जून को भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। बीजेपी के फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जुलाई 2023 में एनसीपी प्रमुख शरद के भतीजे अजित अपने चाचा की पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री का पद उनको मिला। मराठा राजनीति में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने शरद पवार की पार्टी में बढ़त बनाकर पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा वोटों पर कब्जा कर लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही उद्धव और राज के राजनीतिक भविष्य पर बहस हो रही हो, लेकिन बालासाहेब की विरासत अब किसी ठाकरे के हाथ में नहीं है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग आयाम देगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। चुनाव में एक बार फिर से हार के बाद झारखंड में इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हेमंत सोरेन ने गेरुआ तूफान को रोक दिया है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, लिबरेशन का गठबंधन 51 सीट पर आगे चल रहा है। इसके जरिए झारखंड में 24 साल पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद ये बैठक भी बड़ी हो गई है। झारखंड के 24 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। दूसरे चरण का चुनाव 38 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। इस बार झारखंड में भाजपा का हेमंत से आमने सामना का मुकाबला है। विधानसभा से पहले हेमंत की गिरफ्तारी, उसके बाद सत्ता में वापसी और अंततः चंपराई सोरेन के दल बल ने जेएमएम को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। उसके ऊपर घुसपैठ को लेकर सरकार के खिलाफ भाजपा का तूफानी अभियान जो था, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस ने इसके खिलाफ भी जोरदार प्रचार किया और इसी का प्रभाव मतपेटिका पर भी दिख रहा है, ऐसा राजनीतिक हलकों का मानना है। झारखंड में भाजपा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और यूनाइटेड जनता दल के साथ मैदान में उतरी।
बूथ सर्वेक्षणों से पता चला है कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए राज्य में 42 से 47 सीटें जीत सकता है, लेकिन अंततः हेमंत सोरेन ने सत्ता बरकरार रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सर्व शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण आदेश को लागू नहीं करने पर कोर्ट के अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हाई कोर्ट में दायर किया गया यह मुकदमा सर्व शिक्षा शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित एक मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों को नियमित करने और पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए पिछले 23 फरवरी 2021 के बाद 16 जुलाई 2024 को 2 चरण का आदेश जारी किया था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर शिक्षकों को नियमित करने की योजना में संशोधन करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा में लगे शिक्षकों को नियमित करने के लिए कोई पहल नहीं की। शिक्षकों ने 3 महीने बाद भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग के सचिव रावेल हेमेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा के निर्देशक एवं समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनसी शर्मा और फाइनेंस सेक्रेटरी अपूर्व राय के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर किया। शिक्षकों ने रिट पिटीशन में कहा कि 16 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय के डिवीजन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी शिक्षकों की नौकरियों के विज्ञापन 29 जुलाई 2011 से पहले प्रकाशित किए गए थे और राज्य सरकार उन्हें नियमित करने के लिए सीटेट या टेट कराने पर मजबूर नहीं कर सकती और इस निर्देश को 3 महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए। तब से आदेश लागू नहीं किया गया है। इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को हुई और कुछ ही दिनों के बाद इसकी फिर से सुनवाई होने की उम्मीद है। विभिन्न मामलों में अदालत के आदेश को लागू नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा के अलावा जूट मिल श्रमिकों के बकाये पर न्यायालय की अवमानना, डॉक्टर्स की भर्ती में अदालत की अवमानना के लिए स्वास्थ्य विभाग के 3 शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स और त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव के खिलाफ त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सीधे अरेस्ट वारंट जारी किया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 6 सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना सरकार के विचारधारा के बारे में नकारात्मक संदेश भेज रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करने के बावजूद ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार अपना जलवा दिखा रही है। एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट्स के एक वर्ग और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के इस तरह के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारत पर्थ टेस्ट को लेकर उत्सुक है। पहली पारी में 46 रनों की बढ़त लेने के बाद ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरी पारी में भारत को ठोस पायदान पर लेकर खड़ा कर दिया है। दिन के खत्म होने तक भारत ने 218 रन से आगे था। यशस्वी जायसवाल ने 193 गेंद्स पे 90 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 62 रन बनाए। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।